हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनपद व महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के सिलेबस में दे रखा है। यह वीडियो कक्षा 10 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो भी दोस्त कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यह है कक्षा 10 का इंडेक्स, यानी कि सिलेबस का जो इंडेक्स है वो है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 और यहीं से जनपद काल शुरू होता है। तो इस लेसन में से हम जनपद काल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जनपदों का उदय हुआ और जनपदों के बाद में धीरे धीरे महाजनपदों में वही जनपद परिवर्तित होते गए। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद में संघर्षकालीन भारत है जो 1206 से 1757 है। इस लेसन के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन टॉपिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, जो बहुत बार यानी कि जो भी कंपटीशन एग्जाम में होती हैं उनमें यह इम्पोर्टेंट लेसन है, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन इसी लेसन से पूछे जाते हैं। फिर है विश्व का इतिहास और लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं या आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आज हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है महाजनपद और जनपदों का उदय। यहाँ से आपको दिख रहा होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है और उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है वैदिक काल के बाद जो काल आता है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक तो कौन सा पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरा पश्चिमी बिहार, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। यानी कि जो लोहा होता है, लोहा धातु होती है, उस लोहे का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाने लग गया था। लोहा तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। यानी कि जैसे ही वहाँ पर लोहे का प्रयोग अधिक होने लग गया, यानी कि लोहे का प्रयोग अधिक होने लग गया, तो वहाँ के लोगों के जीवन में यानी कि भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन से क्या हुआ, इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। एक बात तो आप भी जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोजगार या फिर कोई कामकाज मिल जाता है तो वो उसी स्थान को अपना निवास स्थान चुन लेता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, यहाँ के लोगों में होता है कि जैसे ही लोहे का प्रयोग अधिक होने लग गया तो लोग यहाँ पर ही अपना स्थायी जीवन यापन करने लग गए। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। यानी कि लोग पहले छोटे छोटे जनपद, यानी कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का स्थान, यानी कि जहाँ लोग रहते हैं उस स्थान को जनपद कहा जाता है। जन प्लस पद, जन का मतलब लोग और पद का मतलब स्थान। तो ये स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिए, यानी कि पहले तो छोटे छोटे जनों में थे और फिर बाद में धीरे धीरे यही जन जो धीरे धीरे यानी कि बड़े जनपदों में परिवर्तित होते गए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। यानी कि ईसा की कौन सी शताब्दी, 6वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसा की कौन सी शताब्दी में जनपदों का रूप महाजनपद हो गया था। तो ईसा की 6वीं शताब्दी के आते आते, तो यहाँ से जनपदों से महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में, कहाँ, उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था।
संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था, यानी कि एक मतलब जैसे कि आज का जो भारत है उस तरह से भारत नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में और स्वतंत्र राज्यों में ये विभक्त था संपूर्ण भारत। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। कैसे थे? एक तो अधिक विस्तृत थे और अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य थे। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपद किस तरह से बने। इसके बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। याद रखना, महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो महाजनपद काल कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक? 600 से 325 ईसा पूर्व के मध्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कहाँ? उत्तर भारत में। कौन से भारत में? उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। याद रखना, उत्तर भारत के अंदर जो शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी उन्हें ही महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी और उन्हें ही महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। यानी कि हमारे भारत देश में उस समय, यानी कि एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में ये चीज़ लिखी हुई है कि उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 महाजनपदों में संपूर्ण भारत बटा हुआ था। अब इन 16 महाजनपदों की ये मोस्टली क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म की कौन सी ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि भारत में पहले 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो अंगुत्तर निकाय में ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम उन 16 महाजनपदों के बारे में। पहला महाजनपद था काशी, और इस काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। दूसरा था कुरु, और इस कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तीसरा है अंग, और इस अंग की राजधानी थी चंपा। और चौथा है मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या फिर इसको गिरिव्रज भी कहते हैं। पांचवी है वज्जी, जिसकी राजधानी विदय है या फिर मिथिला थी। छठवीं है मल, और मल की राजधानी थी कुशावती या कुशीनारा। सातवीं थी चेदी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती या सोथिवती। आठवां जो महाजनपद था वह था वत्स, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और नौवां जो महाजनपद था कौशल, और कौशल की राजधानी अयोध्या। जो बुद्ध काल में इसके दो भाग थे, एक तो उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। इस तरह से दो भागों में बटा हुआ था बुद्ध काल के अंदर, यानी कि बुद्ध काल के अंदर दो राज्यों में बटा हुआ था। 10वां है पांचाल। 10वां महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचित्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। इसकी भी दो राजधानियां थी। 11वां जो महाजनपद था वह मत्स्य है, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, और विराटनगर जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट 12वां है सुरसेन, और सुरसेन की राजधानी थी मथुरा, और इसको मैथुरा भी या फिर सुरसेनाई भी कहते थे। 13वां है अस्सक, और अस्सक की राजधानी थी पौतन या फिर पाटेली। 14वां है अवंती, और इसकी भी दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। पांचवा जो महाजनपद था वो था गांधार, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और 16वां जो अंतिम था वो था कम्बोज, जो इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। तो इस तरह से ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था हमारा भारत देश। इन 16 महाजनपदों के अंदर अगर हम देखें तो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध साम्राज्य। और इस मगध साम्राज्य के बारे में आप इसी पुस्तक में
इसी पुस्तक में, और मैंने इसका वीडियो भी आगे डाल रखा है। जो मौर्य साम्राज्य शुरू होता है तो वो मगध साम्राज्य के बारे में ही उसमें विवरण दे रखा है। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार पूरा बता रखा है उस वीडियो में मैंने, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये 16 महाजनपद हैं, और इन 16 महाजनपदों के बारे में, उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो राजतंत्र था और एक गणतंत्र, यानी कि 2 प्रकार से राज्यों की स्थापना थी इस हमारे भारत देश में। एक तो राजतंत्र होता था और एक गणतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। और इन महाजनपदों में देखा जाए तो सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध साम्राज्य था, यानी कि मगध महाजनपद था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिल वस्तु के साके और सुंसुमारगिरी के भाग, अलकप के बुल्ली, कैसपुत के कलाम और रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये क्या थे? गणतंत्र थे। तो इस तरह से ये महाजनपदों का उदय और ये 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और अधिकतर कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, या आपके मन में कोई इस वीडियो को लेकर विचार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।